नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के टॉप 4 के साथ। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स में छूट का ऐलान किया है। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे बड़े 5,84,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट का ऐलान किया है। महिलाओं को 2 लाख रुपए पर 7.5% ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे और हाईवे के लिए ज्यादा फंड देने के साथ युवाओं के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बतौर रक्षा मंत्री आतंकवाद का फन कुचलने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाली निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में लगातार आज अपना 5वां बजट पेश किया। इस बार निर्मला सीतारमण के सामने एक तरफ अर्थव्यवस्था को गति देने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ मिशन 2024 से पहले 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने का लक्ष्य। और जब उन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अमृतकाल का पहला और मोदी सरकार की दूसरी पारी का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया, इसमें दोनों चुनौतियों को साधने की पहल दिखी, जिसका आधार वित्त मंत्री ने सप्तऋषि यानी 7 आधारों का बताया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। वित्त मंत्री ने जिस बजट को अमृतकाल का रोड मैप बताया, उसमें हर तबके के लिए जोश, राहत, मरहम और भागीदारी पर फोकस रहा और नागरिकों के लिए हर तरह की सुविधाओं, युवाओं के सपनों में रंग भरने की कोशिश, रोजगार निर्माण, विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था के पहियों के तैयार होने का दावा किया, यानी सबका साथ सबका विकास। Public finances and a robust financial sector. To achieve this, जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास इज एसेंशियल। चूंकि सरकार का काम देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा में लाने का है, साथ ही उनके हर दुख दर्द को दूर करना है, इसलिए कोरोना के बुरे दौर से उबरते देश के बजट में इसकी गूंज भी सुनाई पड़ी, जिसमें कोरोना की वजह से रुक गई अर्थव्यवस्था और रोजगार छीनने से हाशिए पर पहुंच चुके गरीब तबकों के 2 जून की रोजी रोटी की फिक्र दिखी। Implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. खाने के बाद सबकी सबसे बड़ी चिंता सिर पर एक अदद छत होती है। इसे ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी का ऐलान किया। PM आवास योजना, the outlay for PM आवास योजना is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. युवाओं और बच्चों की बढ़ती जरूरतें, तकनीक पर बढ़ती निर्भरता और ऑनलाइन पढ़ाई के बढ़ते चलन को देखते हुए बजट के जरिए सस्ते मोबाइल फोन का इंतजाम हुआ। तो आदिवासी समुदाय के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल, महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख बढ़ाने के ऐलान से सरकार की नजर हर तबके पर दिखी। हालांकि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान उस वक्त सदन में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता तक सब एक साथ हंस पड़े, जब पुरानी गाड़ियों को बदलने की नीति के ऐलान के वक्त उनकी जुबान पर पुराने नेताओं को बदलने की बात आ गई। Replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles may be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. हालांकि इस बार बजट भाषण के दौरान ना तो शेर और शायरी का दौर चला और ना ही कविताओं की पंक्तियां पढ़ी गई। अच्छी बात यह भी रही कि बीते कुछ बरसों की तुलना में इस बार बजट भाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से शोरगुल और टोका टाकी भी कम हुई। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी की नजर इस बात पर थी कि क्या 2023 के बजट से 2024 का वोट पथ निकलेगा। गरीबों, महिलाओं, किसानों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक से एक योजनाओं के ऐलान के बाद सबकी नजर विशाल मध्यम वर्ग और वेतन भोगियों के लिए होने वाले ऐलान पर थी। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I
और जब इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने ऐलान करना शुरू किया तो टेबल थपथपाने से निकली आवाज से ऐसा लगा मानो मिडिल क्लास की लॉटरी लग गई हो। The new tax rates are 0 to 3 lakh nil, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 30%. लगे हाथ निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. जाहिर है जिस दौर में दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं हिचकोले खा रही हैं, उसी दौर में मध्यम वर्ग पर मेहरबानी और चमकते भारत की तस्वीर पेश करने का जो साहस मोदी सरकार ने दिखाया, उसे मिशन 2024 की जीत के रोड मैप से जोड़कर देखा जाने लगा। और वित्त मंत्री के बजट भाषण के खत्म होने के बाद जब पीएम खुद अपनी राय देने सामने आए तो मध्यम वर्ग के जयकारे से उनकी बात शुरू हुई। बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। 2024 लोकसभा चुनावों की बढ़ती चाप के बीच पीएम मोदी ने एक ही सांस में जितनी बार मध्यम वर्ग की दुहाई दे डाली, उसे इस वर्ग पर डोरे डालने से जोड़कर देखा जाना बेवजह भी नहीं। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग और इनकम टैक्स में राहत का तो जिक्र किया ही, साथ ही उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा की, जिसे लेकर विपक्ष उनकी सरकार पर निशाना साधता रहा है। इसके लिए उन्होंने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिश्ते को दोहराया और दावा किया कि इन दो पहियों पर चलकर न्यू इंडिया, न्यू जनरेशन की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। पीएम मोदी ने इस बजट को गांव, गरीब, किसान की सुध लेने वाला बताया और बीते कुछ साल में उनकी सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोपों का भी जवाब दिया। आज जब मिलेट घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उम्मीदों के इस बजट की मदद से खुशहाल भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने की अपील की। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। तो इससे पहले निर्मला सीतारमण ने जब पहली बार मध्यम वर्ग और वेतनभोगी तबके को लेकर बड़ी राहत का ऐलान किया तो सदन ने इसका स्वागत किया। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम पर नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके मुताबिक 3 लाख से 6 लाख रुपए सालाना आय वालों को 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए आय पर इनकम टैक्स की दर 10% होगी। 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स देना होगा, जबकि 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए इनकम पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की अगर आपकी आय है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। एक तरफ पीएम मोदी ने बजट को मजबूत भारत के निर्माण और हर देशवासी की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का नजरिया इससे बिल्कुल अलग दिखा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसे लोक लुभावन चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया और जुमला करार दिया। चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है।
देखो ये तो इलेक्शन स्पीच है। हालांकि मोदी सरकार के इस बजट पर कांग्रेस के अध्यक्ष की जैसी राय सामने आई, दूसरे नेताओं की राय उससे हटकर दिखी। देश तो अच्छा है, मैं कोई इसके लिए मैं कुछ खिलाफ नहीं बोलना चाहता, गोल अच्छा है, लेकिन गोल तक पहुंचना है। शशि थरूर ने किंतु परंतु के साथ बजट की तारीफ की, लेकिन उनके हर शब्द के मीन मेक निकाले जा सकते हैं, इसलिए किंतु परंतु पर ही उनकी बात खत्म हुई। अच्छी चीजें भी है, लेकिन सबका ख्याल कहाँ रखा है? मनरेगा का नाम भी नहीं सुना। हमारे जो गाँवों में जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए क्या बताएं? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोदी सरकार के बजट को जुमला बताया, तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस बजट से खुश नहीं दिखे। और अधीर रंजन चौधरी ने 2014 से हांकी जा रही डींग बताकर बजट को गुमराह करने वाला बता डाला। 14 से शुरू करके अब तो 9 साल पार कर दिए हैं। लोग अगर कुछ शीशे के सामने खड़ा होकर पूछे खुद को, आईना के सामने खड़ा होकर कि हमें क्या मिले हैं पिछले 9 सालों में, लोग को पता चल जाएगी। हालांकि कांग्रेस की साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बजट की तारीफ की, लेकिन उनकी बात तंज पर आकर ही खत्म हुई। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई न कुछ दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। और कुछ ऐसा ही अंदाज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का रहा। पूरी तरह चुनावी है, मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरह जेडीयू ने भी बजट को चुनावी करार दिया। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है, कुछ नहीं है इसमें। विपक्ष के ज्यादातर दल सरकार पर जनता को किसी तरह की राहत नहीं देने का आरोप लगाते रहे। विरोधी दल के नेताओं ने इनकम टैक्स रिबेट को लेकर भी किसी तरह का फायदा नहीं होने के दावे किए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि पुरानी की जगह नई इनकम टैक्स स्कीम अपनाने पर टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा। जिनकी आय 5 लाख रुपए है, उन्हें पहले की तरह अब भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जिनकी आय सालाना 7 लाख रुपए है, उन्हें पहले 33,800 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ेगा, यानी ये रकम बच जाएगी। इसी तरह बात करें 9 लाख रुपए सालाना आय वालों की, तो पहले 62,400 रुपए बतौर टैक्स उन्हें देने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें 41,600 रुपए ही देने पड़ेंगे, यानी 20,800 रुपए की बचत यहां भी होगी। जबकि 10 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों को 78,000 रुपए पहले टैक्स भरने पड़ते थे, जिसकी जगह अब 54,600 रुपए भरने पड़ेंगे, यानी 23,400 रुपए की बचत होगी। जबकि 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को अब 1,19,600 रुपए टैक्स की जगह 85,800 रुपए देने होंगे, मतलब 33,800 रुपए अब इस स्लैब में भी बचेंगे। इसी तरह 15 लाख की इनकम वाले अब 1,95,000 की जगह 1,45,600 रुपए टैक्स के रूप में भरकर 49,400 रुपए बचा सकते हैं, और जिनकी कमाई 15,50,000 से ज्यादा है, उन्हें 2,10,600 रुपए के बजाय अब 1,58,000 रुपए ही टैक्स में देने होंगे, जिससे वो 52,600 रुपए बचा सकते हैं। बजट में महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया गया है। खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार महिला बचत सम्मान पत्र की स्कीम लेकर आएगी, जिसका लाभ सिर्फ घर की महिला या बेटी को मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है। महिलाएं 2 साल यानी मार्च 2025 तक 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बचत से आंशिक पैसा भी निकाला जा सकता है। और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। यही नहीं, सरकार ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए बनाए गए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलग लेवल पर ले जाया जाएगा। उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति की जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं के बनाए उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद भी की जाएगी। चुनावी साल में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को भी खुशखबरी दी है। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई जा रही सेविंग स्कीम में बड़ा फायदा दिया है। इससे सीनियर सिटीजन्स को अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बचत योजना में निवेश की लिमिट को बढ़ा दिया है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया गया है।
वहीं मंथली इनकम बचत स्कीम में निवेश की सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि जॉइंट अकाउंट के लिए मंथली इनकम बचत स्कीम 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक कर दी है। The maximum deposit limit for senior citizen savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. इस स्कीम में खाता व्यक्तिगत तौर पर या पति पत्नी के साथ जॉइंट तौर पर खोला जा सकता है। और दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक महिला सुरक्षा घेरा तोड़कर सीएम योगी के बेहद करीब पहुंच गई। महिला सीएम से अपनी फरियाद लगाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बजट के बहाने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दिन गन्ना का भुगतान डिजिटल हो जाएगा, हम मान लेंगे इंडिया डिजिटल हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा रेलवे के लिए 2,41,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इससे रेलवे में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय बजट के ऐलान के बीच दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी इस वक्त 10 नंबर पर पहुंच गए हैं, तो वहीं मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर हैं। चीन की चुनौती और पाकिस्तान की आतंक परस्ती को देखते हुए भारत ने एक बार फिर रक्षा बजट में इजाफा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में 12.95% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। यही नहीं, देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण, हथियारों की खरीद फरोख्त और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही हथियार बनाने के लिए अलग से पैसों की व्यवस्था भी की गई है। साल दर साल सरकार रक्षा बजट को बढ़ा रही है। 2018 में रक्षा बजट 4,04,000 करोड़ रुपए था। 2019 में इसे बढ़ाकर 4,31,000 करोड़ रुपए किया गया। 2020 में रक्षा बजट 4,71,000 करोड़ रुपए हो गया। 2021 में 4,78,000 करोड़ रुपए। 2022 में रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो वहीं इस बार डिफेंस बजट 5,94,000 करोड़ रुपए का है। भारत सरकार ने नए हथियार, विमान, युद्धपोत और सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, जबकि रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। साल दर साल सरकार रक्षा बजट को बढ़ा रही है। देखिए, भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, जबकि चीन की 14 देशों से। लिहाजा चीन का रक्षा बजट भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो उसका रक्षा बजट भारत की तुलना में कहीं ज्यादा कम है। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि बांग्लादेश का रक्षा बजट भी कुछ एक सालों में उससे ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान का पिछले साल का रक्षा बजट करीब 61,000 करोड़ रुपए था, जबकि बांग्लादेश का पिछला रक्षा बजट 31,000 करोड़ रुपए था। वहीं चीन की बात करें तो उसका रक्षा बजट 19 लाख करोड़ है। दरअसल भारत की चिंता पाकिस्तान या कोई दूसरा एशियाई देश नहीं, बल्कि चीन है। लिहाजा चीन और उसकी चालबाजियों को देखते हुए रक्षा बजट में इजाफा करना जरूरी हो जाता है। तो शायद यही वजह भी है कि भारत ने सीमाई इलाकों, खास तौर पर चीन से लगती सीमाओं के करीब बुनियादी ढांचे के निर्माण में ज्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए हैं। जबकि इसी दिशा में एक पहल है सीमाई इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना, जिसके लिए निर्मला सीतारमण ने अलग से पैकेज देने का ऐलान किया। दरअसल सरकार की कोशिश है कि पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगते गांव साल भर गुलजार रहें। इसके लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा। बॉर्डर से लगते गांवों को न सिर्फ जरूरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, बल्कि लोगों की कमाई के लिए पर्यटकों को भी यहां तक लाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे होगा ये कि पर्यटक भी बॉर्डर से सटे गांवों तक पहुंच पाएंगे। स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और जरूरत पड़ने पर सैन्य गतिविधियों को भी अंजाम देने में आसानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की दूसरी पारी का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। एक नजर इस बजट की 10 बड़ी बातों पर। इनकम टैक्स में छूट का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये फायदा नए टैक्स स्लैब के तहत ही मिल सकेगा। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान हुआ है, जिसमें 2 साल के लिए 2 लाख रुपए के निवेश पर 7.5% ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग स्कीम की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख की बजाय 9 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे। युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 3 साल में लाखों नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही 47 लाख युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तय रकम भी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही बजट में देश में 50 नए एयरपोर्ट्स बनाने का भी ऐलान किया गया है। कोरोना जैसी महामारी के खतरे से निपटने की तैयारी के मद्देनजर 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने का भी ऐलान आज बजट में किया गया है। बात करें रेलवे की, तो रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। पड़ोसी देशों से जारी तनाव के बीच रक्षा बजट में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है और इस बार बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 5,94,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म सेक्टर के लिए भी कई ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार टूरिज्म को लेकर मिशन मोड में काम करने वाली है। इसके लिए सरहद से सटे इलाकों में टूरिज्म पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. बॉर्डर विलेज टूरिज्म के सीमावर्ती गांव में सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही, नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तर और उत्तर पश्चिम की सीमा से सटे इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 डेस्टिनेशन को भी चुना गया है। इन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में टूरिज्म की अपार संभावना को देखते हुए रोजगार के भी काफी अवसर मिलेंगे। There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन विकास के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। वहीं बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस साल परीक्षा में कुछ 13,18,227 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। हर दिन परीक्षा 2 पाली में होगी और हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झारखंड के सिमडेगा की 2 बेटियों का भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। सिमडेगा की दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे 17 फरवरी से साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली सीरीज में खेलेंगी। बिहार के पूर्णिया जिले में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पुल गिरने से पुल निर्माण कार्य में लगे कई मजदूर घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 93 में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जल्द ऋषिकेश वापस आने के वादे के साथ आज ऋषिकेश से विदा हो गए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे दिन कोहली ने योग गुरु से योग के टिप्स लिए। आम चुनाव में करीब 1 साल का ही वक्त बचा है, इसलिए बजट के जरिए वोट का जुगाड़ करने की पूरी कोशिश की गई और वित्त मंत्री के पिटारे से गरीबों के लिए कई घोषणाएं निकली, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना को 1 साल के लिए बढ़ाना भी शामिल था। We are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त अनाज की स्कीम का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। Entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के समय सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया। वित्त मंत्री ने बजट के जरिए ये संदेश देने की पूरी कोशिश की कि सरकार के एजेंडे में गरीब सबसे ऊपर है, इसलिए उन्होंने पीएम आवास योजना के लिए खजाना खोल दिया ताकि गरीबों का अपना मकान बनाने का सपना पूरा हो सके। PM Awas Yojana, the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने का है। इसके अलावा उसका जोर आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर है।
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई ऐलान किए और अन्नदाता को लुभाने की पूरी कोशिश की। कृषि क्षेत्र के लिए उन्होंने जो ऐलान किए उसमें एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने का ऐलान भी शामिल है, जिसके जरिए गांवों में युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। Agriculture Accelerator Fund will be set up to encourage agri startups. इस फंड का मकसद प्रोडक्टिविटी और किसानों की कमाई बढ़ाना है। Fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. इस दौरान वित्त मंत्री ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया। Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio-input resource centers will be set. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदाय को भी लुभाने की कोशिश की। बजट भाषण में उन्होंने इस समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें पीएमपी बीटीजी विकास मिशन की शुरुआत भी शामिल है। इस योजना में जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की कोशिश की जाएगी। This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. इस योजना के लिए अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा एकलव्य स्कूलों में 38,000 से ज्यादा शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। Eklavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. बजट में केंद्र सरकार ने अपनी कई योजनाओं के लिए फंड में बढ़ोतरी का ऐलान किया। साथ ही कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। हर घर जल पहुंचाने से जुड़े जल जीवन मिशन के लिए बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले बजट में ये रकम 60,000 करोड़ रुपए थी। इसी तरह पीएम आवास योजना के फंड में 66% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले बजट में पीएम आवास योजना को 48,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो इस बार बढ़कर करीब 80,000 करोड़ रुपए हो गया है। सड़क निर्माण के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट में लगभग 75,000 करोड़ था। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का बजट भी 6400 करोड़ से बढ़ाकर 7200 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह नेशनल हेल्थ मिशन का बजट 33,708 करोड़ से बढ़कर 36,785 करोड़ करने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए करीब 39,000 करोड़ का फंड दिया गया है, जबकि पिछले साल ये फंड 32,612 करोड़ था। खेलो इंडिया के लिए फंड पिछले बजट में 600 करोड़ था, जो इस बार बढ़ाकर 1,000 करोड़ हो गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए फंड 1,419 करोड़ से बढ़ाकर 2,491 करोड़ अब कर दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ रेलवे बड़ी तैयारी में है। बिलासपुर आरपीएफ ने पत्थरबाजों को पकड़ने का सीक्रेट प्लान बनाया है। अगर कोई ट्रेन में पत्थर फेंकता पकड़ा गया तो उसे 5 साल की जेल होगी। बाराबंकी में एक्सपायर्ड दवाएं जलाए जाने से हवा जहरीली हो गई। जहरीली गैस फैलने से लोग सड़क पर चक्कर खाकर गिरने लगे। वहीं पास के एक स्कूल के कई बच्चे भी बीमार हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरिया में रिहायशी इलाके में टाइगर के घुसने से हड़कंप मच गया। टाइगर को पकड़ने के लिए लोग तैयारी के साथ पहुंचे, लेकिन टाइगर मौका देखकर जंगल में भाग गया। बिहार के कटिहार में अलाव से निकली चिंगारी से फुटपाथ की आधा दर्जन दुकानों में आग लग गई। आग लगने से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बिहार के नवादा में पुलिस ने शराब की 2 अवैध भट्टियों को नष्ट कर दिया। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को पकड़ा है। जंगल में शराब तस्कर चोरी छिपे शराब बना रहे थे।
कोरोना की मार की वजह से छोटे और मध्यम लघु उद्योग अब तक नहीं उबर पाए हैं। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए बजट में कई ऐलान किए गए हैं। सबसे अहम ऐलान एमएसएमई सेक्टर को 9,000 करोड़ का राहत पैकेज शामिल है। मोदी सरकार ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में बदलाव किया है। सरकार क्रेडिट गारंटी के लिए 9,000 करोड़ देगी। साथ ही सरकार कोरोना के दौरान जब्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी को भी वापस करेगी। Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government. इसके अलावा सरकार राज्यों में यूनिटी मॉल बनाएगी। यूनिटी मॉल में एक जिला एक उत्पाद बेचा जाएगा। यूनिटी मॉल में हस्तशिल्प के उत्पाद बेचे जाएंगे। भारत में करीब 45% रोजगार छोटे उद्योगों की वजह से मिलता है। बजट में एक्साइज ड्यूटी में बदलाव की वजह से कई सामान सस्ते हो जाएंगे, तो वहीं रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि बजट के बाद क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। सबसे पहले वो सामान जो बजट के बाद सस्ते होंगे, क्योंकि सरकार ने ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। अखरोट की तरह दिखने वाले पेकन नट्स सस्ते हो जाएंगे। मछलियों का खाना सस्ता हो जाएगा। लैब में बने हीरे भी सस्ते हो जाएंगे। टीवी और खेलों के लिए विदेशी घोड़े मंगवाना अब सस्ता हो जाएगा। जबकि प्लास्टिक के पैकेट्स, चांदी, सोने और प्लैटिनम के गहने, इमिटेशन ज्वेलरी, $40,000 से महंगी विदेशी घड़ियां और साइकिल के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा खिलौने, इलेक्ट्रिक चिमनी और सिगरेट भी महंगी हो जाएगी। साल 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता के तौर पर पेश किया। ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता बनाना सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ही पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। यही वजह रही कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19,744 करोड़ के शुरुआती खर्च के साथ हाइड्रोजन अभियान की शुरुआत का ऐलान किया। सरकार का इरादा कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. साल 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग को बढ़ाने के साथ साथ इसके उत्पादन और इस्तेमाल को भी बढ़ाना है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लाइफ मिशन के तहत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। केंद्र सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर और बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित दिख रही है। प्रदूषण बढ़ाने में पुरानी गाड़ियों का बड़ा योगदान माना जाता है। यही वजह है कि बजट में पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत हटाने की बात कही गई। इसके तहत समय सीमा पूरी कर चुके सरकारी वाहन और एम्बुलेंस भी हटाए जाएंगे। Old polluting vehicles is an important part of greening our economy. राज्य सरकारें ब्याज रहित लोन का इस्तेमाल पुराने वाहनों को हटाने में कर सकती हैं। इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। ऐसे में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर छूट की सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई है। Camera lens and continue the concessional duty on lithium ion cells for batteries for another year. क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैटरी ऊर्जा भंडारण पर भी फोकस करेगी। इसके लिए 4,000 मेगावाट क्षमता तक बैटरी ऊर्जा भंडारण संभव होगा। इस बार के बजट में भविष्य की तैयारी और टेक्निक पर जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्निक और ऐप के डेवलपमेंट को लेकर कई ऐलान किए गए हैं, ताकि आने वाले वक्त में इन टेक्निक से जिंदगी और आसान हो सके। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। 5G सेवाओं और ऐप को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर में 5G नेटवर्क के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐप के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। 5G services, 100 labs
for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर खोले जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा। वहीं पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोमवार को मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। आत्मघाती हमले के बाद मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रूस और बेलारूस की एयरफोर्स ने संयुक्त युद्धाभ्यास कर यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। इस युद्धाभ्यास के बाद यूक्रेन को आशंका है कि रूस बेलारूस के रास्ते कोई बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हमलावर ने गोली मारकर पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने 23 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। आकाश की महारानी के नाम से पहचाने जाने वाले बोइंग 747 जंबो जेट की आखिरी डिलीवरी कर दी गई है। कंपनी के हजारों मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने वॉशिंगटन में एक समारोह में भाग लिया और 1574वें और आखिरी बोइंग 747 को अलविदा कहा। अमेरिका में जनवरी के आखिरी दिन भीषण ठंड देखने को मिली। डैलस से मेम्फिस शहर तक पेड़ों पर बर्फ का कब्जा दिखा। यहाँ देश में सैकड़ों साल से अपने कौशल के सहारे उत्पादन के काम में लगे कारीगरों के हालात बदलने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया है। इसके लिए परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए बजट में पहली बार पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के तहत सहायता पैकेज की घोषणा की गई। The new scheme will enable them to improve the quality, scale and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के तहत नई तकनीकों को भी हस्तशिल्पियों को मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने आने वाले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यूनिफाइड डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ कौशल विकास में तेजी जाएगी। साल 2023-24 के बजट में स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन पर बड़े फोकस की बात कही गई। इसी के तहत 2014 से अब तक देश में 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और अब इन मेडिकल कॉलेजों के साथ ही देश भर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी वित्त मंत्री ने नई योजना का ऐलान किया। सरकार ने ICMR लैब्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से रिसर्च को बढ़ावा देने की बात कही है। मेडिकल एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए मटेरियल की व्यवस्था की जाएगी। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए लगभग पिछले वर्ष जितनी ही राशि आवंटित की गई है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की। राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक लाइब्रेरी खोलने की दिशा में काम किया जाएगा। States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि सेक्टर पर खास फोकस रखा है। जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में सबसे अधिक 5,94,000 करोड़ रुपए का फंड रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। इससे साफ है कि सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौती से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सड़क, परिवहन और हाईवे मंत्रालय को 2,70,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। यानी आने वाले दिनों में देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों का नेटवर्क और बढ़ाने पर सरकार का जोर है। रेल मंत्रालय को 2,41,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, जिसका इस्तेमाल नई वंदे भारत एक्सप्रेस, विस्टाडोम कोच और ट्रेनों के बेहतर संचालन में किया जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2,06,000 करोड़ का आवंटन हुआ। गृह मंत्रालय को 1,96,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनका इस्तेमाल अर्धसैनिक बलों और पुलिस महकमे को आधुनिक बनाने पर किया जाएगा। मोदी सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी है, इसीलिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1,98,000
78,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,60,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,25,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के मकसद को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संचार मंत्रालय को 1,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में गरीब कैदियों के लिए भी एक खास ऐलान किया। वो उन लोगों की मदद के लिए सामने आई जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं, क्योंकि उनके पास पेनल्टी या जमानत की रकम देने के पैसे नहीं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे गरीब कैदियों को वित्तीय मदद देगी। For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. दरअसल देश भर की जेलों में ऐसे हजारों कैदी बंद हैं जिनके पास जमानत लेने या जुर्माने की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि उनकी कैद की मियाद या तो पूरी हो चुकी है या फिर वे विचाराधीन हैं। सरकार के इस ऐलान से गरीब कैदियों को तो राहत मिलेगी ही, जेल में कैदियों का बोझ भी कम होगा। नेपाल से लाए जा रहे शालिग्राम पत्थर संत कबीर नगर के रास्ते बस्ती पहुंचे। बस्ती पहुंचने पर शालिग्राम की शिलाओं की लोगों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नेपाल से लाई गई इन शिलाओं से भगवान राम और मां सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर संतों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो लोग धर्म का चोला ओढ़कर ढोंग कर रहे हैं, उनकी हकीकत सामने आ रही है। यूपी के अमरोहा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि गुवाहाटी में नौकरी करने गए मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी की। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की अमरोहा पहुंची। कानपुर में आवारा जानवरों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम का लोगों ने विरोध किया। लोगों का आरोप है कि कर्मचारियों ने महिलाओं से बदसलूकी की। उत्तरकाशी के केदार कांठा में 12,500 फीट की ऊंचाई पर 21 वर्षीय दिव्या अग्रवाल ने तिरंगा फहराया। बेटी की इस सफलता से केदार घाटी में खुशी की लहर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए आतंकी हमले में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने पूरी तैयारी के साथ धावा बोला था, ये बात तो पुख्ता है, जिसकी तस्दीक होती है सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस से। एक वीडियो में आतंकी नकाब और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जीप में पुलिस स्टेशन की ओर जाते दिखे, जबकि एक वायरल वीडियो में टीटीपी आतंकी छत से अल्लाहू अकबर का नारा लगाते और फायरिंग करते नजर आए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि मियांवाली हमले में 10 पुलिस वालों की मौत हो गई। उधर टीटीपी के हमलों से परेशान हो चुकी पाकिस्तान की सरकार और सेना ने उसके खिलाफ नए सिरे से सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका ऐलान खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट की अहम मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आतंक का बढ़ता दायरा एक बार फिर देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है और पाकिस्तान तबाही की दहलीज पर खड़ा है। ये दोबारा किस तरह ये पाकिस्तान का अमन खराब होगा, किस तरह केपी दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया। और ये बात मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगर हमने फिल फौर हमने फौरी कभी मुनासिब इकदाम ना किए तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा और फिर तारीख में मेरे मुंह में खाक कि हमारा नाम भी कोई लेने वाला नहीं होगा। हालांकि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के लिए इशारों में इमरान खान और पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 साल के दौरान आतंकियों को खुली छूट मिली और वो बेलगाम हो गए। किसने कहा था कि ये जिहादी हैं और ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे। और किसने कहा था कि जनाब ये अपने इन्होंने हथियार डाल दिए और जनाब ये बिल्कुल पाकिस्तान के अमन और तरक्की में कि ये हिस्सा होंगे, ये मेन स्ट्रीट। ये वो चुपते हुए सवालात हैं। और पेशावर हमले पर संसद में बोलते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक तंगहाली के साथ आतंकवाद से भी जूझ रहा है, जो बर्बादी की दस्तक से कम नहीं। यही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों का कसूरवार कोई दूसरा नहीं बल्कि उनका देश खुद है। कि ये जो दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। अफगानिस्तान में जब रूस की
इन्वेजन हुई या मुदाखलत हुई या उन्होंने जो बुलाया वहां पे उस वक्त की हुकूमत ने रूसियों को, हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये भी स्वीकार कर लिया कि अफगानिस्तान से आतंकियों को लाकर बसाया गया और आज वही आतंकी पाकिस्तान में खून की होली खेल रहे हैं। जनाबे वाला, इन लोगों को जब बसाया गया अभी लाके, आज से साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, एक फॉल्टी डिसीजन था, एक ऐसी पॉलिसी का शाखसाना था जो तबाहकुन साबित हुई। इन लोगों ने अमन जो है वो देखा भी नहीं हुआ। यही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने संसद में खड़े होकर मान लिया कि हिंदुस्तान में भी मस्जिदों में हमला नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वारदात होते रहते हैं। कि मैंने कल भी कहा था कि हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ना इजराइल में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। वहीं नेपाल के पोखरा से पवित्र शालिग्राम शिलाओं को लेकर चला ट्रक अयोध्या पहुंचने वाला है। ये ट्रक जहां से गुजर रहा है वहां उसे देखने और शिलाओं की पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर मंगलवार देर रात कुशीनगर में दिखी, जब पवित्र शिलाओं को लेकर ट्रक बिहार यूपी बॉर्डर पर कुशीनगर पहुंचा। रात के वक्त भी हाईवे पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जैसे ही ये ट्रक आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे रोककर शालिग्राम शिलाओं की पूजा की गई और उन पर फूल चढ़ाए गए। शिलाओं के पूजन के दौरान गुरुकुल के छात्रों ने वैदिक मंत्रोच्चार भी किया। कुशीनगर से निकलकर ट्रक गोरखपुर पहुंचा, जहां रात में ही पूरे विधि विधान से शिलाओं की पूजा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मूर्ति बनाने के लिए ले जाई जा रही शिलाओं की आरती भी की। और हमने इतने खुश हैं कि हमारे राम मंदिर के लिए पत्थर आया है और गंडकी नदी से निकाल के आई है। पूजा किया है, सभी पिछले साल से पूजा किया है। देवी पालक महंत है, शांतिनाथ जी है, सब लोग पूजा किए हैं। गोरखपुर में भक्तों की पूजा अर्चना के बाद ये शिलाएं अयोध्या की राह पर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में जगह जगह शिलाओं के पूजन और रास्ते में भक्तों की भारी भीड़ की वजह से मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है। गोरखपुर के बाद शिलाओं से लदा ट्रक बस्ती पहुंचा, जहां भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ शिला पूजन किया और अपने आराध्य को नमन करते हुए आशीर्वाद मांगा। शिलाओं के दर्शन और पूजन के लिए जुटे लोगों ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें इन शिलाओं को देखने और पूजने का अवसर मिला। ये हम लोग का अहोभाग्य है कि नेपाल से गंडकी नदी से निकली ये शिला ग्राम पत्थर यहाँ होकर गुजर रही है और हम लोग उसको स्पर्श करने को पाए। नेपाल की काली गंडक नदी से निकाली गई 26 और 14 टन की 2 शिलाओं की मंजिल रामनगरी अयोध्या है, जहां इन शिलाओं को तराशकर देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाएगी। अयोध्या में भी इन शिलाओं के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। तो नवंबर में राम विवाह का आयोजन था, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने 2 शिलाखंड